हम पढ़ रहे थे फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुणों में पहली अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं थी जिनमें फिनॉल के OH समूह, फिनॉल के कौन से समूह, OH समूह के हाइड्रोजन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया। दूसरा क्या था, दूसरी वे अभिक्रियाएं थी जिनमें फिनॉल जो होता है उसके COH बंध का विखंडन होता है, OH मतलब इस बंध के विखंडन की अभिक्रिया। ये कार्बन है, ये OH है, तो COH बंध के विखंडन की अभिक्रिया। इसमें एक ही अभिक्रिया थी जिसमें हम अभिक्रिया करवा रहे थे जिंक डस्ट के साथ में, और बेंजीन बन रहा था। क्या बन रहा था, बेंजीन। और उससे पहले हमने अभिक्रिया कर ली थी कि फिनॉल के OH समूह में हाइड्रोजन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया। दूसरी फिनॉल में कार्बन और OH बंध के विखंडन की अभिक्रिया। और तीसरी जो अभिक्रियाएं हैं वो हैं फिनॉल के बेंजीन वलय की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया। और मैंने आपको बताया था कि फिनॉल की बेंजीन वलय की जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे किस प्रकार से, कि जो बेंजीन होता है वो बेंजीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब जो बेंजीन है वो हमेशा ऐसी अभिक्रियाएं देना चाहता है और उन अभिक्रियाओं का नाम होता है ESR। क्या होता है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे किसमें, फिनॉल में। तो इनको कैसे पढ़ते हैं, तो पिछली क्लास में हमने अनुनादी संरचनाएं पढ़ी थी, फिनॉल की पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। तो फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है, फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि फिनॉल की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आंशिक रूप से कौन आ जाता है, ऋणावेश। क्या आ जाता है, ऋणावेश। इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही, इस पर कौन, इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर के जुड़ता है। इस पर कौन आकर के जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर के जुड़ता है, और यहां पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है उसका वो प्रतिस्थापन कर देता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ पा रहे हैं। ये अभिक्रियाएं हमने हेलोएरिन में भी पढ़ी थी, ये अभिक्रियाएं हमने हेलोएरिन में भी पढ़ी थी। उसमें भी हमने कहा था कि हेलोजन के साथ अभिक्रिया, उसके बाद हमने कहा था सल्फोनीकरण करवा रहे हैं, उसके बाद हमने कहा नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, उसके बाद हमने फिडलक्राफ्ट करवाया था। तो सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। तो देखते हैं, एक एक करके इन अभिक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली फिनॉल की बेंजीन वलय की जो अभिक्रियाएं अर्थात ESR अभिक्रियाएं, उनको कैसे समझा जाता है या कैसे बोला जाता है वो एक बार बोल के बता देता हूं कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि फिनॉल की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करके ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फिनॉल होते हैं वो ESR के प्रति, किसके प्रति, ESR के प्रति ऑर्थो और पैरा निर्देशी होती हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो ऑर्थो पे या पैरा पर आकर के जुड़ेगा, इसलिए इनको कहते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशी अभिक्रिया। हम सबसे पहले अभिक्रिया ले लेते हैं हैलोजनीकरण। क्या ले लेते हैं, हैलोजनीकरण। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण बोल दो, चाहे इसको हैलोजनन बोल दो, हैलोजनन। तो इसमें क्या होता है कि फिनॉल की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, हैलोजन के साथ। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो फिनॉल होता है उसमें कौन सा समूह होता है, OH समूह होता है। OH समूह एक सक्रियणकारी समूह होता है। कैसा समूह होता है, सक्रियणकारी समूह। सक्रियणकारी समूह होने की वजह से ये ESR जो अभिक्रियाएं हैं उनको और आसानी से क्या कर देता है, संपन्न कर देता है। देखो पहले हेलोएरिन पढ़ रहे थे तो हैलोजन था, कौन था, हैलोजन। हैलोजन का प्रभाव उतना सक्रियणकारी नहीं होता जितना किसका होता है, OH का। OH का ये प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन देने का। क्या देने का, इलेक्ट्रॉन देने का। तो इलेक्ट्रॉन दिए बेंजीन वाले को तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा। अरे इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर ये ऑक्सीजन ज्यादा देगा, OH ज्यादा देगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या आएगा, ज्यादा। ज्यादा आएगा तो E पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही
वो खुशी खुशी आकर के जुड़ेगा, आसानी से जुड़ेगा। इसलिए ये कहते हैं कि OH समूह क्या होता है, सक्रियणकारी समूह होता है। जब अपन हेलो एरिन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लुईस अम्ल उत्प्रेरक को काम में ले रहे थे कि अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाए, लेकिन इसमें लुईस अम्ल लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि OH क्या होता है, सक्रियणकारी समूह होता है जो ESR को आसानी से संपन्न करवा देता है। तो इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो हम क्या कहेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, हैलोजन के साथ। ये रहा आपका कौन, फिनॉल, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, हैलोजन के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, हैलोजन। हैलोजन के रूप में क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लियर है। अब सुनिए, यहां पर लुईस अम्ल उत्प्रेरक को काम में नहीं लेंगे। लुईस अम्ल उत्प्रेरक अभिक्रिया को क्या करता है, तीव्र करता है, लेकिन हमें पता है कि OH जो समूह है वो सक्रियणकारी समूह है, हमें उतने प्रबल लुईस अम्ल उत्प्रेरक को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर एक कम ध्रुवीय विलायक CH2 कैसा होता है, ये कम ध्रुवीय विलायक को काम में लेना पड़ता है, थोड़ा सा ले लेते हैं, बाकी नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कम ध्रुवीय विलायक CH2 की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऑर्थो और मेटा उत्पादों का ऑर्थो और पैरा उत्पादों का निर्माण होता है। ये देखो OH, यहां पे Cl आ गया ऑर्थो पे, तो ये उत्पाद बन गया एक तो, और दूसरा उत्पाद क्या बन गया आपके यहां पे, ये बन गया, देखिए पैरा उत्पाद बन गया OH, और यहां पे कौन जुड़ जाएगा, Cl। समझ पा रहे हैं आप लोग, ऑर्थो और पैरा उत्पादों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपका कौन है, फिनॉल, और ये आपका कौन है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, और ये कौन है आपके यहां पे, पैरा क्लोरोफिनॉल। क्लियर है। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि इनमें से मुख्य उत्पाद कौन होगा, ऑर्थो होगा या पैरा होगा, बताइए कौन होगा, पैरा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो समूह अगर पास पास है तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, दो समूह अगर पास पास है तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, स्थायित्व कम होगा। तो हम कहते हैं कि प्रतिकर्षण जो होता है वो स्थायित्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है। तो ऑर्थो यहां पे कौन होगा, मेटा मेन प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो क्या होगा, माइनर। क्लियर है, यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग। अभिक्रिया के दौरान देखो एक काम और करते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया हैलोजन के आधिक्य में, किसके आधिक्य में, हैलोजन के आधिक्य में करवा दिया जाए तो क्या होता है। तो ध्यान सुनिए, हैलोजन के आधिक्य को मैं एक विशेष अभिक्रिया के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो कैसे कि जब मैं फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवा रहा हूं, किसके साथ करवा रहा हूं, ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल का मतलब होता है कि इसमें ब्रोमीन क्या है, आधिक्य में है, अधिक मात्रा में है, क्या है, अधिक मात्रा में। तो ये जो अभिक्रिया है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पर एक साथ संपन्न हो जाती है, दोनों पर क्या संपन्न हो जाती है, एक साथ, और इस प्रकार का उत्पाद बनता है। देखिए ध्यान से, ये OH रहा, ये Br रहा, यहां पे भी Br जुड़ जाता है और यहां पे भी कौन जुड़ जाता है, Br। समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर अपन डायरेक्ट कम ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ऑर्थो पे अलग बनेगा और पैरा पर अलग बनेगा, और अगर हम अधिक मात्रा में या आधिक्य में ले रहे हैं, अर्थात ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा दोनों पर एक साथ संपन्न हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि अधिक मात्रा में है। तो ये मेन प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका नाम क्या है, फिनॉल, इसका नाम क्या है, ब्रोमीन जल, और ये क्या है, ब्रोमीन वाटर। क्लियर है। ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी है, हैलोजनीकरण। हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ सकते हैं, सल्फोनीकरण। क्या पढ़ सकते हैं, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है, हम अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 के साथ। किसके साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ। तो करवा के देख लेते हैं कि हमारे दूसरी जो अभिक्रिया है वो क्या है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया।
तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्या है कि हम फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ये रहा आपका कौन, फिनॉल, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। तो यहां पे क्या होगा, ऑर्थो पे और पैरा पर दोनों पर अलग अलग क्या बन जाएगा, उत्पाद। ये रहा OH और यहां बन जाएगा SO3H प्लस, दूसरा कहां जोड़ देंगे, OH तो यहां है और SO3H यहां पे जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं या नहीं। फर्क कितना था, यहाँ पे हैलोजन था, अब यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया है। मेन प्रोडक्ट कौन होगा, पैरा, ये क्या होगा, माइनर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग, आसान है कि नहीं है। ये कौन है, फिनॉल, नाम लिख सकते हैं आप लोग, क्या है, फिनॉल। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कौन है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्योंकि यहां पर OH भी एक क्या है, समूह है, क्रियात्मक समूह है, और सल्फोनिक भी क्या है, एक क्रियात्मक समूह है। लेकिन सल्फोनिक जो समूह होता है उसकी वरीयता ज्यादा होती है, उसकी जो ताकत है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे सबसे ज्यादा किसकी होती है, COOH की, उसके बाद SO3H की, फिर एस्टर की, एनहाइड्राइडो की, एमाइडो की, साइनाइडो की, एल्डिहाइडो की, उसके बाद जाकर के कौन आता है, OH, एल्कोहल आता है। तो एल्कोहल की तो ताकत कम हुई, तो इसको क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी, और इसको क्या मानेंगे, मेन क्रियात्मक समूह, और इसको सेकेंडरी क्रियात्मक समूह माना जाता है। तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है, और इसके लिए क्या लिख देंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आसान है या नहीं है। ये हो गई अपनी दो अभिक्रियाएं, कौन कौन सी, एक तो हो गया हैलोजनीकरण, दूसरा क्या हो गया, सल्फोनीकरण। सल्फोनन भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, सल्फोनन। एनसीईआरटी में हैलोजनन बोला गया है, सल्फोनन बोला गया है, नाइट्रोनन बोला गया है, अपन नाइट्रीकरण भी बोल देते हैं, डजंट मैटर। नोट कीजिए फटाक से। देखिए नाइट्रीकरण अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं, तो अगली अभिक्रिया को हेडिंग डालेंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो आप लोग मुझे बताइए कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया जो होती है तो हम क्या काम में लेते हैं, नाइट्रिकारी मिश्रण। नाइट्रिकारी मिश्रण क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3 का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिकारी मिश्रण बोलते हैं। लेकिन हमें तो अभी बता दिया गया था सर के द्वारा कि जो फिनॉल होता है उसमें कौन होता है, OH, और OH एक कैसा समूह होता है, सक्रियणकारी समूह होता है। यहां पे इतने विशेष प्रकार के नाइट्रिकारी मिश्रण को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां क्या किया जाता है वो देख लीजिए। तो यहां पे हम फिनॉल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवा देंगे, तनु HNO3 के साथ। अरे किसके साथ करवा देंगे, तनु HNO3 के साथ, निम्न ताप पर। कितने ताप पर, निम्न ताप, 25 डिग्री सेल्सियस, सामान्य ताप 298 केल्विन। ये निम्न ताप ही होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस निम्न ताप ही है, सामान्य ताप पर करवाई जाती है। तो बन जाता है आपके यहां पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और बन जाता है आपके यहां पे पैरा नाइट्रोफिनॉल। अरे वापस से सुनिए यार, काम की बात सुनते नहीं आप लोग। क्या क्या बन जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों का मिश्रण बनता है।
दोनों का क्या बनता है? मिश्रण। और अभी हम कहेंगे कि भाई HNO3 जो है मैं किस में ले रहा हूं? आदिक्य में ले रहा हूं। किस में ले रहा हूं? आदिक्य में। तो कुछ और गड़बड़ होने वाला है इधर, समझ पा रहे हैं? तो देखिए, जब फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ निम्न ताप पर कराई जाती है, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल व पैरानाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये कौन है? पैरानाइट्रोफिनॉल। अब यहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? बोलिए बोलिए। पैरा नहीं, अब पैरा नहीं होगा। अब कौन होगा? ऑर्थो। कारण क्या है? कारण तो सुनेंगे। अरे अब कारण सुनेंगे। तो देखिए, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, कौन होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ध्यान से देखिए सभी विद्यार्थी। OH और N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O और ये O कैसे बना दो? N डबल बॉन्ड O और ये O। समझ पा रहे हैं आप लोग? यही तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। पैरा में क्या है कि ये जो NO2 है वो OH से काफी दूर है। अब इसमें क्या होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में कौन आ जाता है? हाइड्रोजन। कौन आ जाता है बच्चा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आने की वजह से ये कंपाउंड जो है वो पैरा से ज्यादा क्या हो जाता है? स्थायी। समझ पा रहे हैं? बताइए, ऑर्थो ज्यादा स्थायी होगा कि पैरा? इस स्थिति में तो इसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जा रहे हैं, इसमें भी नहीं पाए जा रहे हैं। तो मुख्य उत्पाद कौन बन जाता है यहां पे? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। केवल यही एक ऐसा है जिसमें ऑर्थो पैरा उत्पाद बन रहे हों और उसमें ऑर्थो क्या बन रहा है? मुख्य उत्पाद। कारण क्या है? अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही अणु में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन। और अगर अलग अलग अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसे बोलते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन। अंतः अणुक मतलब एक ही अणु में, अंतरा आणविक बहुत सारे अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आसान है या नहीं है? गुड। तो यहां पे बनता है मुख्य उत्पाद तो आपका ये, और अल्प उत्पाद बनता है ये। लेकिन अब सुनिए, ये तो अलग अलग कंपाउंड थे तो इसमें बता दिया हमने कि ये मुख्य और ये क्या है? अल्प। अब यहां पे क्या है कि इनका मिश्रण तैयार होता है। इनका क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ये कंटेनर है, इसमें दोनों बन रहे हैं, ऑर्थो भी बन रहा है और पैरा भी बन रहा है, दोनों बन रहे हैं। अब इन दोनों को अलग अलग कैसे करते हैं? तो इनको अलग करने के लिए भापीय आसवन विधि को काम में लिया जाता है। कौन सी विधि को? भापीय आसवन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। आसवन विधि के द्वारा क्या किया जाता है? विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। देखो, ये यहां पे तो अलग अलग कंपाउंड थे तो हमने बता दिया कि इसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए ये क्या होगा? अधिक स्थायी होगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। ये क्या बनेगा? अल्प उत्पाद। लेकिन यहां क्या है कि इसमें मिश्रण है। इसमें क्या है? मिश्रण। इसमें बहुत सारे ही तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होंगे और बहुत सारे ही कौन होंगे? पैरानाइट्रोफिनॉल। बहुत सारे क्या होंगे? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और बहुत सारे क्या होंगे? पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इसमें क्या होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो कौन सा बॉन्डिंग पाया जाता है? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन। कौन पाया जाता है? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन। और पैरानाइट्रो जो फिनॉल होते हैं ना, देखिए ध्यान से, इनमें पाया जाता है आपके यहां पे अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। क्या पाया जाता है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ये आगे चलते रहते हैं, ये आगे। कहने का मतलब बहुत सारे अणु पैरानाइट्रोफिनॉलों में, पैरानाइट्रोफिनॉल के बहुत सारे अणु आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं।
क्योंकि इसमें देखो दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में कौन आ गया है, हाइड्रोजन। तो एक के साथ तो सहसंयोजक बंध बना रहा है, दूसरे के साथ क्या बनेगा, अल्प आकर्षण का बंध। ऐसे ही आगे चलेगा, ऐसे ही आगे चलेगा। तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं। यहां पे कौन से बंध बन रहे हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। और जब अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनते हैं तो आणविक संगुणन होता है। क्या होता है, आणविक संगुणन होता है। अणु पास पास आते हैं तो इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये आसानी से वाष्प नहीं बनेंगे, कौन, पैरा। जबकि ऑर्थो में क्या है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंधन है, अर्थात एक ही बंध बन रहा है, इसे तोड़ना आसान होगा। इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बंध बनेंगे, इसे तोड़ना मुश्किल होगा। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल तो विलयन में रह जाएगा अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो इस विलयन से कहां निकल जाएगा, बाहर। और बाहर हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी उपकरण लगा करके इकट्ठा कर सकते हैं। तो भापी आसवन विधि के द्वारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। और अलग अलग करने के दौरान क्या होगा कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होने के कारण ये पात्र में रह जाएगा, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ये आसानी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आणविक संगुणन नहीं होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आणविक संगुणन नहीं होगा, जबकि इसमें आणविक संगुणन होगा। आणविक संगुणन नहीं होगा तो अणु पास पास नहीं होंगे, थोड़ी सी भी एनर्जी मिली खचाक से बाहर निकल जाएंगे विलयन से। तो यहां पे कौन बच जाएगा, बीकर में तो रह जाएगा आपके यहाँ पे कौन, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और बाहर कौन हो आ जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो हम इस क्रिया के द्वारा, इस क्रिया को बोला जाता है भापी आसवन विधि के द्वारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को क्या कर सकते हैं, अलग थलग कर सकते हैं। खैर ये आपका कौन हो गया, फिनॉल से ये बनाना। आगे सुनिए, दोनों अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। अगर मैं फिनॉल की अभिक्रिया, अरे किसकी अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया कॉन्संट्रेट HNO3 के साथ करवा देता हूं, किसके साथ करवा देता हूं, कॉन्संट्रेट HNO3 के साथ करवा देता हूं, तो जो उत्पाद बनता है वो ये बनता है, देखिए ये बनता है, देखिए ये OH रहा, यहां NO2 जुड़ जाता है, यहां NO2 जुड़ जाता है, और यहां भी कौन जुड़ जाता है, NO2, और उत्पाद बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बन जाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मुख्य उत्पाद बनता है। इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। ये पीले रंग का विस्फोटक पदार्थ होता है। पीले रंग का कैसा पदार्थ होता है, विस्फोटक पदार्थ होता, ठीक है। अब एक बात और सुनिए, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, HNO3 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। सोचना, HNO3, H2SO4, KMNO4, K2Cr2O7 ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। मतलब अगर हम इसकी सीधा अभिक्रिया करवाएं तो फिनॉल का ऑक्सीकरण और हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। इन अभिक्रियाओं को डायरेक्ट HNO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करवानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। और वास्तविकता भी यह है कि अगर अपन डायरेक्ट HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और फिनॉल के ऑक्सीकरण से क्विनॉन बनते हैं। क्या बनते हैं, क्विनॉन, हाइड्रोक्विनॉन वगैरह, तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया। इसलिए पहले इनका या तो सल्फोनीकरण करवाया जाता है या फिर एसिटिलीकरण करवाया जाता है। HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाने से पहले क्या करवाया जाता है, सल्फोनीकरण या फिर एसिटिलीकरण करवाया जाता है। एक सामान्य सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली आपको समझना है कि अगर डायरेक्ट अपन HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, फिनॉल का सीधा क्या करवा रहे हैं अपन, नाइट्रीकरण, सीधा नाइट्रीकरण करवा रहे हैं। सीधा क्या करवा रहे हैं भैया, नाइट्रीकरण। तो किसके द्वारा करवा रहे हैं, HNO3 के द्वारा। तो ये नाइट्रीकरण से पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा। अतः
नाइट्रीकरण करवाने से पहले हमें क्या करवाना चाहिए? सल्फोनीकरण। क्या करवाना चाहिए? सल्फोनीकरण या फिर एसिटिलीकरण करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? एसिटिलीकरण करवाना चाहिए। अर्थात ये अभिक्रिया ज्यादा उपयुक्त तब होंगी जब अपन डायरेक्ट HNO3 के साथ अभिक्रिया न करवा के किसके साथ करवा दें? पहले सल्फोनीकरण करवा दें या एसिटिलीकरण करवा दें, उसके बाद आप HNO3 के साथ अभिक्रिया करवा देना। तो मैं एक अभिक्रिया लिख करके बता रहा हूं, आपको नोट नहीं करनी है, समझने की कोशिश करना। देखिए छोटी सी जगह बनाई है मैंने। तो सबसे पहले जैसे फिनॉल है, कौन है? फिनॉल। इसका अपन करवा देते हैं एसिटिलीकरण करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? एसिटिलीकरण। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ अभिक्रिया करवाया तो ये बन गया कुछ ऐसा, O C डबल बॉन्ड O CH3। अरे ये तो पढ़ के आए हैं, अभी पीछे की अभिक्रिया है या नहीं है? एसिटिलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन यहां से जाता है, या OH हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं होती हैं, यहां पे आकर के जुड़ गया। अब इसका करवाओ HNO3 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? HNO3 के साथ अभिक्रिया। अब यहां पे आप डाइल्यूट भी ले सकते हो, पहली वाली कंडीशन भी ले सकते हो और सेकंड वाली भी ले सकते हो। अब यहां पे जो उत्पाद बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ध्यान से, और कह दो कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही बनेगा। O C डबल बॉन्ड O CH3। अरे यही तो है। ऑर्थो पे क्या जोड़ दो? NO2। और पैरा पर भी क्या जुड़ जाता है? NO2। अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं, ऐसा उत्पाद बन जाएगा। मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट ही ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे ये ले लिया तो यहाँ पे NO2 लगा दिया मैंने, ध्यान से देखिए। अब ये फिनॉल थोड़ी है, अभी क्या करवाना है? वापस से इसका तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दी जाती है। किसके साथ अभिक्रिया करवा दी जाती है? तनु अम्ल HCl के साथ। तो ये H यहां से इस बंध को तोड़ेगा और H यहां पे जुड़ जाएगा, Cl यहां पे आकर के वापस से जुड़ के CH3 C डबल बॉन्ड O Cl निकल जाएगा और ये वापस से फिनॉल बना देगा। यहां पे कौन जुड़ जाएगा? H, और यहां कौन जुड़ जाएगा? Cl। ऐसी होती है रियल में अभिक्रिया, लेकिन समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए टीचर और बुक दोनों ही आपसे क्या कहते हैं कि आप ऐसे ही बना के दिखा दो। इसलिए मैं यहाँ पे नोट लिखवा रहा था, या नोट लिखवा देंगे। नोट कीजिए, इसी को खचाक से नोट कर लीजिए।